गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू स्किल मास्टर चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं हूँ प्रीति राठौर और आज हम NSTI मुंबई के क्वेश्चन सीरीज़ 5 को कर रहे हैं। 1 2 3 4 4 सीरीज़ हम पहले ही कर चुके हैं। जिन्होंने उन सेशन को नहीं देखा है वो उन सेशन को देख सकते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने डाउट को पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज हम टेस्ट सीरीज़ 5 को कर रहे हैं और 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करेंगे, मतलब 50 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं जो POT से रिलेटेड है और आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्किल कंपटीशन इज कंडक्टेड इन 18 पॉपुलर ट्रेड अमंग अप्रेंटिस एंड एस्टेब्लिशमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड एट लेवल। इसमें आपको बताना है कि स्किल कंपटीशन जो 18 पॉपुलर ट्रेड के बीच में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसको कौन से लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन कौन से लेवल पर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका लोकल एंड स्टेट लेवल पर, ऑप्शन नंबर बी है रीजनल लेवल पर, या ऑप्शन नंबर सी है नेशनल लेवल पर, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर दीजिए। वेरी गुड, तीनों लेवल पर कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, लोकल लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, जो आपका स्किल इंडिया कंपटीशन है वो 18 ट्रेड के बीच कंडक्ट किया जाता है और उसको तीनों लेवल पर कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले रीजनल लेवल पे होता है, फिर जो रीजनल में आपके टॉपर रहते हैं फिर वो लोकल लेवल में कंडक्ट किया जाता है उनके लिए, फिर लोकल लेवल के बाद उनको नेशनल लेवल में किया जाता है और फिर उनको पुरस्कार भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑब्जेक्टिव ऑफ AVTS स्कीम आर। आपको सबसे पहले इसमें ये बताना है कि AVTS की फुल फॉर्म क्या है। क्या है AVTS की फुल फॉर्म? एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम। क्या है? एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम। तो अब आपको बताना है कि जो हमारी एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है अपग्रेड एंड अपडेट द स्किल ऑफ वर्कर टू स्पेशलाइज इन देयर फील्ड। जो वर्कर है, जो अपनी ट्रेड से रिलेटेड जो वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड उनकी स्किल को अपडेट करना और अपग्रेड करना। या ऑप्शन नंबर बी है ट्रेनिंग इम्पार्ट इन स्किल एरिया थ्रू शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर कोर्स। जो आपकी स्किल एरिया है वहाँ पर शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर कोर्स की ट्रेनिंग को इम्पार्ट करना। ऑप्शन नंबर सी है ऑफर ट्रेलर मेड कोर्स शूटिंग टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेलर मेड कोर्स को ऑफर करना। या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड, क्या है हमारा आंसर? ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि जो हमारी AVTS स्कीम है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे वर्कर है उनकी स्किल से रिलेटेड उनकी नॉलेज को, उनकी स्किल को अपडेट और अपग्रेड करना। साथ ही साथ में जो हमारे स्किल एरियाज़ होते हैं उनमें शॉर्ट टर्म कोर्स की स्किल या ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, ठीक है, शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर कोर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। और थर्ड में क्या बता रहा है आपको कि जो आपकी
इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करती है AVTS, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको टेलर मेड कोर्स ऑफ़र करती है, ठीक है, ताकि आप इंडस्ट्री में काम करने के काबिल हो जाओ, ठीक है, आप में इंडस्ट्री में काम करने लायक वर्कमैनशिप आ जाए, इसलिए आपको एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के द्वारा ये सब चीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। और उसके यही ऑब्जेक्ट रहते हैं कि जो आपका वर्कर है वो उसकी स्किल क्या हो जाए, अपग्रेड हो जाए, अपडेट हो जाए, ठीक है। और जो हमारे स्किल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे इसलिए शॉर्ट टर्म कोर्स को प्रोवाइड करवाया जाता है, शॉर्ट टर्म कोर्स की ट्रेनिंग इसलिए प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर क्या कर सके, ट्रेनिंग ले सके और ख़ुद को स्किल्ड कर सके, ठीक है। और हमने सारी ट्रेनिंग लेनी है, इन ट्रेनिंग को लेने का तभी फ़ायदा है अगर हम अपनी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, तो इसीलिए हमारे को इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही शॉर्ट टर्म कोर्स या ट्रेलर मेड कोर्स को ऑफ़र करती है ताकि हम क्या कर सके, अपनी स्किल को सीख सके, ठीक है, ताकि हम इंडस्ट्री में काम करने के काबिल हो जाए, हम में वर्कमैनशिप आ जाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, DGT डिज़ाइन एंड लॉन्च द वुमेन्स VTP इन 1977 एंड इट्स ऑब्जेक्ट आर। इसमें आपको बताना है सबसे पहले कि VTP की फुल फॉर्म क्या है। वेरी गुड। VTP की फुल फॉर्म क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर, ठीक है। तो जो DGT ने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो स्कीम बनाई थी वो वुमेन के लिए बनाई थी, ठीक है, और उसको कब डिज़ाइन और लॉन्च किया गया था, 1977 में। तो आपको बताना है कि जो DGT ने वुमेन के लिए VTP स्कीम को लॉन्च किया था 1977 में, उसके क्या उद्देश्य थे। ऑप्शन नंबर ए है, ट्रेन वुमेन इन एम्प्लॉयबल स्किल एंड प्रमोट एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑप्शन नंबर बी है, एनकरेज self-employment to encourage participation in the national economy. Option number C, providing trained instructor. या ऑप्शन नंबर डी है, all of the above. वेरी गुड। तो क्या थे, ये सभी उद्देश्य थे हमारी DGT के VTP वुमेन के लिए VTP स्कीम को लगाने के, ठीक है। DGT चाहती थी, उसका उद्देश्य था कि जो हमारी वुमेन है, हमारे देश की वुमेन है जो इंडस्ट्री में वर्क करती है, ठीक है, उनको क्या किया जाए, थोड़ा स्किल्ड किया जाए, ताकि उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनके अंदर भी वर्कमैनशिप आ जाए और वो भी क्या हो सके, रोज़गार प्राप्त कर सके आपकी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। इसमें क्या बताया आपको पहले में कि वुमेन को एम्प्लॉयबल स्किल सिखानी थी और उनको प्रमोट करना था कि वो भी इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर सके, उनको भी इंडस्ट्री में रोज़गार मिले, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, एनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयबल टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन नेशनल इकनॉमी। इसमें है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भागीदारी को बढ़ाने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है, प्रोवाइडिंग ट्रेंड इंस्ट्रक्टर, आपको इंस्ट्रक्टर भी प्रोवाइड करवाने थे DGT ने, इसलिए DGT ने वुमेन के लिए VTP स्कीम को लॉन्च किया था, डिज़ाइन किया था, ठीक है। सबके डाउट क्लियर हो गए, सभी की समझ में आ गया ये क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम
कौन सा है इंस्ट्रक्टर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम? CTI, जो हम लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन नंबर 1 है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग ट्रेनिंग इन प्रैक्टिकल स्किल। ऑप्शन नंबर बी है ट्रेनिंग इन द टीचर मेथड ऑफ एप्लीकेशन फॉर इफेक्टिव लर्निंग ऑफ ट्रेड स्किल। ऑप्शन नंबर सी प्रिपेयरिंग द VI का मतलब क्या है इसमें? वोकेशनल इंस्ट्रक्टर with advanced knowledge and skill of modern workshop management. Option number D developing test item and question banking and prepare and selection of teaching aids. और option number E है all of the above. वेरी गुड। क्या है हमारा आंसर? ऑल ऑफ द अबव है। तो CTI ट्रेनिंग प्रोग्राम के क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? हम क्या सीख रहे हैं? हम प्लानिंग करना सीख रहे हैं, ऑर्गेनाइज करना सीख रहे हैं और लीड करना सीख रहे हैं, और साथ ही साथ में सीख रहे हैं कि किस तरह से हमने प्रैक्टिकल स्किल को चलाना है, किस तरह से ट्रेनिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है। ये सब हमने किस तरह से मतलब कि प्लानिंग किस तरह से करनी है हमने अपने क्लासरूम के अंदर, अपने क्लासरूम को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से एक लीडर की तरह लीड करना है अपनी ट्रेनिंग को, ठीक है। और किस तरह से ट्रेनिंग में जितने भी हमारे प्रैक्टिकल होगी, स्किल्स होगी, उन सबको किस तरह से कंट्रोल करना है, ठीक है। किस तरह से हमने अपनी ट्रेनिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है। ये सब चीज़ हम सीख रहे हैं, और साथ ही साथ क्या सीख रहे हैं हम, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव भी है एक CTI का, कि हम लोग प्लानिंग करना सीख ले, ऑर्गेनाइज करना सीख ले, लीडिंग करना सीख ले, और साथ ही साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम को, ट्रेनिंग को, प्रैक्टिकल को किस तरह से कंट्रोल करना है, किसकी ट्रेनिंग को, किसके प्रैक्टिकल को, अपने लर्नर की। जब हम ITI के अंदर इंस्ट्रक्टर बन के जाएंगे तो हमें अपने ट्रेनर को भी तो कंट्रोल करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, उनके लिए उनको लीड करना है, उनके लिए नई नई प्लानिंग लानी है, ताकि हम उनको नई नई स्किल सिखा सके, नई नई स्किल को इम्पार्ट कर सके, ठीक है। तो सेकंड क्या है कि हमने सबसे पहले क्या सीखना है इसमें, CTI ट्रेनिंग के अंदर हमने एप्लीकेशन मेथड का टीचिंग के अंदर किस तरह से इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। और किस तरह से अपनी ट्रेड की स्किल जो है अपने ट्रेनिंग को सिखानी है, ठीक है। वो चीज़ भी हमारी ऑब्जेक्टिव है, वो चीज़ भी हमने सीखनी है कि हमने अपने एप्लीकेशन मेथड ऑफ टीचिंग का जो हमारा एप्लीकेशन स्टेप है उसका यूज़ हमने किस तरह से करना है, ठीक है, टीचिंग के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ में साथ ही साथ क्या है हमारा C ऑप्शन, कि हमने इस तरह की वोकेशनल इंस्ट्रक्टर बनाने हैं जिनके पास एडवांस नॉलेज हो और एडवांस स्किल हो, जिसके ज़रिए वो अपने वर्कशॉप की मॉडर्न मैनेजमेंट कर सके, ठीक है। मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा कि हमारे स्किल से रिलेटेड, हमारी ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी हो वो सब चीज़ें हमें आए, ताकि हम अपने ट्रेनी को भी सिखा सके। और जब हमारे ट्रेनी अपनी ट्रेनिंग के बाद फैक्ट्री में, कंपनी में काम करने जाए तो उनके अंदर वर्कमैनशिप हो, ठीक है। तो इसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो बनाने हैं वो बड़े सही बनाने हैं, ताकि उनके अंदर नॉलेज हो, स्किल हो, और वो अच्छे से अपनी वर्कशॉप मैनेजमेंट कर सके, ठीक है। और ऑप्शन नंबर D क्या बता रहा है? डेवलपिंग टेस्ट आइटम। इसमें आपको साथ ही साथ में CTI ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया जाता है कि आपने किस तरह से टेस्ट आइटम को बनाना है, किस तरह से क्वेश्चनिंग बैंक को बनाना है, किस तरह से प्रेपरेशन करनी है, किस तरह से आपको टीचिंग एड्स की सिलेक्शन करनी है। आप सीखते हो ना अपने कॉलेज के अंदर, हम आपको सिखाया जाता है ना। देखो जैसे हमारा WIM करके एक जो चैप्टर है रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसके अंदर हम आपको बता रहा है कि हम आपको अपनी टीचिंग एड्स किस तरह से तैयार करनी है। साथ में क्वेश्चनिंग से रिलेटेड जो हमारा 7th यूनिट उसमें बताया जा रही है कि हम आपको क्वेश्चन किस तरह से बनाने हैं, क्वेश्चन बैंक को किस तरह से प्रिपेयर करना है। फिर साथ ही साथ में बताया जा रहा है कि हमने टेस्ट किस तरह से लेना है। तो ये सब क्या है, हमारा एक उद्देश्य है CTI ट्रेनिंग प्रोग्राम का। ये उद्देश्य है कि हम अच्छे से प्लानिंग करना सीख ले, ऑर्गेनाइजेशन करना सीख ले, लीडिंग करना सीख ले, और क्लास को कंट्रोल करना भी सीखे। ट्रेनिंग के प्रैक्टिकल को, स्किल को, हर चीज़ को कंट्रोल करना सीखे, ठीक है। और साथ ही साथ में हम अपने क्लासरूम के अंदर बहुत अच्छे से एप्लीकेशन स्टेप का यूज़ करें, ताकि हमारे ट्रेनी इनके
इनकरेज हो, स्टिमुलेस हो नई नई चीज़ों की सीखने के लिए, ठीक है। और हमने अच्छे इंस्ट्रक्टर बनना है, एक नॉलेजेबल इंस्ट्रक्टर बनना है, हमारे अंदर नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, ताकि हम अपने वर्कशॉप की अच्छे से मैनेजमेंट कर सकें, ठीक है। साथ ही साथ में हमें अच्छे से अपने क्वेश्चन बैंक को डेवलप करना होता है, टेस्ट आइटम को अच्छे से डेवलप करना होता है, ठीक है। अच्छे से प्रेपरेशन करनी सिखाई जाती है। पहले तो हमें नहीं पता था किस तरह से हमने पढ़ाना है, तो हमने क्या करना पड़ता है, तो हमें क्या क्या पता चला कि अच्छा इस तरह से हमने लेसन प्लान बनाना है, इस तरह से हमने डेमो प्लान बनाना है। अगर हमने थ्योरी करवानी है तो लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, उसके अंदर अपने ऑब्जेक्टिव डालने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ में अगर हमने स्किल सिखानी है तो डेमोस्ट्रेशन प्लान बनाना पड़ेगा। और फिर वन बाय वन, एक के बाद एक स्टेप के बाद किस तरह से हमने अपने टीचिंग एड्स को यूज़ करना है, वो चीज़ हमने सीखी है, ठीक है, सीख रहे हैं साथ ही साथ अगर बोले तो। और साथ ही साथ हम कैसे सीख रहे हैं कि अच्छा पहले जो काम किया है हमने सबसे पहले वही चीज़ बतानी है स्किल के अंदर, ठीक है। सेकंड वाली बतानी है, और साथ ही साथ में ये भी बताना है कि आपके कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन है और उसको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सिखाने का मेन उद्देश्य है कि हम एक परफेक्ट इंस्ट्रक्टर बन सके, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, टेक्नोलॉजी क्या है? प्रैक्टिकल है, प्रिंसिपल है, थ्योरी है या फिर साइंस है? वेरी गुड, क्या है? प्रैक्टिकल है। अब आप बोलेंगे टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल है, क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिकली तो हम टेक्नोलॉजी के अंदर सीखते हैं हर चीज़ को, इसलिए प्रैक्टिकली तो है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर CTI ट्रेंड इंस्ट्रक्टर। अब आप CTI कर रहे हो, ठीक है, आप भी एक तरह से इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग आपने ले ली है, तो अब आपने बताना है कि आपके लिए कहाँ कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है। ऑप्शन ए बता रहा है टेक्निकल हाई स्कूल एंड वोकेशनल जूनियर कॉलेजेस। ऑप्शन नंबर बी डिप्लोमा एंड डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज। ऑप्शन नंबर सी सेंटर गवर्नमेंट ITI, स्टेट गवर्नमेंट ITI, प्राइवेट ITC। ऑप्शन नंबर डी है ट्रेनिंग सेंटर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट PSUs, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। तो एज ए इंस्ट्रक्टर आप कहाँ कहाँ पे वर्क कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है? आप हाई स्कूल में और वोकेशनल जूनियर्स जितने भी कॉलेज है उसके अंदर एज ए इंस्ट्रक्टर वर्क कर सकते हो। डिप्लोमा एंड डिग्री जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके कॉलेज है, अपनी ट्रेड से रिलेटेड, आप वहाँ पे इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर जॉब कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ में जितनी आपकी सेंट्रल ITI है, स्टेट ITI है या प्राइवेट ITIs है, उनमें आप जॉब कर सकते हो। साथ ही साथ में जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है ना आपके, उसके अंदर भी, और स्टेट के हैं जितने भी सेंटर, उनके अंदर भी आप एज ए इंस्ट्रक्टर अपनी जॉब कर सकते हो, अपने कैरियर बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब भी, इन सभी जगह पे आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे ही आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है, आपके पास 3 साल का क्या चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद आप इन सभी में अपनी क्या देख सकते हो, आप इंस्ट्रक्टर की पोस्ट देख सकते हो। बल्कि अगर मैं आपको कहूँ तो आपको जो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लेना है, तो आप इनमें जाकर भी अपनी 3 ईयर का एक्सपीरियंस ले सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, नॉलेजेबल पर्सन अडॉप्ट साइंटिफिकल टेक्नोलॉजी अप्रोच अबाउट देयर जॉब। जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बुद्धिमान इंसान होते हैं, जो वो अपनी जॉब से रिलेटेड साइंटिफिकल टेक्नोलॉजी अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सी है वो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जिसको वो अडॉप्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्लान देयर वे ऑफ वर्किंग, वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेक्ट देयर मोस्ट मॉडर्न वर्क रिलेटेड नाउ हाउ। ऑप्शन नंबर सी कीप पीस विद मोस्ट रिसेंट हाई टेक डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव।
वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। तो क्या होता है, जितने भी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग पहले तो अपने काम से रिलेटेड अपने प्लान को तैयार करते हैं, साथ ही साथ में जितना भी उनका मॉडर्न वर्क होता है, मॉडर्न वर्क से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होता है उन पे वो वर्क करते हैं, ठीक है। उसको जानते हैं कि उसको किस तरह से शुरू करना है, किस तरह से चालू करना है, ठीक है। फिर साथ ही साथ में रिसेंटली क्या चीज़ आ रही है, हाई टेक कौन कौन सी चीज़ें आ रही है रिसेंटली आपके पास, उन सब चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और उनके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो आपने भी नॉलेजेबल पर्सन बनना है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने कौन सी जॉब करनी है, उस जॉब से रिलेटेड आपको सबसे पहले प्लान बनाना है। फिर आप उस जॉब से रिलेटेड कौन से प्रोजेक्ट है, कौन कौन से मॉडर्न वर्क है, उस चीज़ के बारे में सर्च करनी है, उस चीज़ के बारे में जानना है। साथ ही साथ में रिसेंटली क्या चल रहा है उस जॉब से रिलेटेड, नई नई चीज़ें क्या क्या आ रही है और कौन कौन सी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ है उनका पता लगाना है, उनको डेवलप करना है और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको वर्क करना है, ठीक है। तो यही था, आपने अपने आप पे लेकर भी आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो आपने भी एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह अच्छी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना है, साइंटिफिकल टेक्नोलॉजी को अप्रोच करना है, ठीक है। साइंटिफिकल टेक्नोलॉजी अप्रोच का मतलब होता है कि एक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी दृष्टिकोण को अपनाना, ताकि आप अपने जॉब से रिलेटेड जो भी आपका एम है उसको आप अचीव कर सको, अपने गोल को अचीव कर सको, ठीक है। तो आपको प्लान बनाना पड़ता है। तो यही 3 प्लान इसमें बताए हुए, इसलिए आपने आप अपना आंसर दिया ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है आपसे, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज। नैरो का क्या मीनिंग है एजुकेशन के अंदर? ऑप्शन नंबर ए है स्कूल इंस्ट्रक्शन फॉर चिल्ड्रन, स्कूल के इंस्ट्रक्शन है चाइल्ड के लिए, चिल्ड्रन के लिए। या ऑप्शन नंबर बी है लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है। या ऑप्शन नंबर सी है टोटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी, ये एक टोटल डेवलपमेंट है चाइल्ड की पर्सनैलिटी की। या ऑप्शन नंबर डी है डायनेमिक प्रोसेस है, या फिर गतिशील प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है। वेरी गुड। तो नैरो का मीनिंग क्या है आपकी एजुकेशन में? नैरो का मीनिंग है स्कूल इंस्ट्रक्शन ऑफ चिल्ड्रन, स्कूल के दिशा निर्देश आपके बच्चों के लिए स्कूल के दिशा निर्देश, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है वाइंडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज। वाइंडर का क्या मीनिंग है आपकी एजुकेशन में? ऑप्शन नंबर ए है स्कूल इंस्ट्रक्शन फॉर चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर बी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी टोटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी, ऑप्शन नंबर डी डायनेमिक प्रोसेस। वेरी गुड। क्या मीनिंग है वाइंडर का? टोटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी। तो वाइंडर का मतलब ऐसे व्यापक होता है। तो व्यापकता का क्या अर्थ है आपकी एजुकेशन के अंदर? व्यापकता का अर्थ है आपकी एजुकेशन के अंदर कि चिल्ड्रन की, जो आपके चाइल्ड है, उनकी पर्सनैलिटी की फुल डेवलपमेंट करनी है, टोटल डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज। एनालिटिकल का क्या मीनिंग है आपकी एजुकेशन में? ऑप्शन नंबर ए है स्कूल इंस्ट्रक्शन फॉर चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग लाइफ प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी टोटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर डी होना था ये, या फिर डायनेमिक प्रोसेस। वेरी गुड। तो एनालिटिकल का क्या मीनिंग है आपकी एजुकेशन के अंदर? लॉन्ग लाइफ प्रोसेस, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, बॉर्डर मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज़। आपने बताना है कि बॉर्डर का क्या मीनिंग है एजुकेशन के अंदर। ऑप्शन नंबर ए है स्कूल इंस्ट्रक्शन फॉर चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर बी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी टोटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी, या ऑप्शन नंबर डी है डायनेमिक प्रोसेस। वेरी गुड, क्या मीनिंग है? डायनेमिक प्रोसेस। वेरी गुड, क्या आंसर है आपका? डायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश एनालाइज्ड एजुकेशन एज अ बिपोलर प्रोसेस टू इम्पॉर्टेंट पोल टीचर एंड चाइल्ड। आपको इसमें बताना है कि किसने एजुकेशन को दो ध्रुवीय, मतलब कि दो ध्रुवीय प्रोसेस बताया है। मतलब दो ध्रुवीय किसका मीनिंग है? बाइपोलर प्रोसेस का मतलब है दो ध्रुवीय। ठीक है, जिसमें दो इम्पॉर्टेंट पोल है। एक इम्पॉर्टेंट पोल है आपका टीचर, दूसरा है चिल्ड्रन। ये किसने बताया आपको? एडम्स ने, या जॉन्स डेवी ने, या थॉमसन ने, या फिर डेविड ने। एजुकेशन एक द्विध्रुवीय प्रोसेस है, ये किसने बताया है? वेरी गुड, ये आपके एडम्स ने बताया है। ठीक है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं एडम्स के बारे में। जो एडम्स हैं उन्होंने अपनी बुक में, जो उन्होंने अपनी बुक लिखी थी वैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि एजुकेशन एक दो ध्रुवीय प्रोसेस है, बाइपोलर प्रोसेस है, जिसमें क्या होती है, एक पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। मतलब एक आपकी जो एक पोलर है वो आपका टीचर है, और जो सेकंड पोलर है वो आपका स्टूडेंट है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एक पर्सनैलिटी है, मतलब कि जो एक आपका टीचर है वो दूसरे की पर्सनैलिटी को, मतलब कि स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को मॉडिफाई करता है, डेवलप करता है। ठीक है, तो इसलिए इसने बताया कि एजुकेशन एक दो ध्रुवीय प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें एक टीचर रहता है, जिसमें एक एजुकेटर रहता है, और दूसरा एजुकेशन लेने वाला रहता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश एनालाइज एजुकेशन एज अ ट्रीपोलर प्रोसेस। दीज थ्री इम्पॉर्टेंट पोल्स टीचर, चाइल्ड एंड सोसाइटी cooperative efficiency for successful working on the educational process। तो इसमें किसने बताया है एजुकेशन को कि एजुकेशन एक त्रिध्रुवीय ट्रीपोलर प्रोसेस है, जिसके अंदर आपके पोलर है, एक वन पोलर है टीचर, सेकंड पोलर है चाइल्ड, और थर्ड पोलर है आपकी सोसाइटी। ये आपके थॉमसन ने बताया है, जॉन्स डेवी ने बताया है, या डेविड ने बताया है, या मैकेंजी ने बताया है? वेरी गुड, तो ये बताया आपके जॉन डेवी ने। जॉन डेवी ने क्या विचारधारा बनाई अपनी एजुकेशन के लिए? तो देखिए, जो जॉन डेविड है उन्होंने बताया कि एजुकेशन एक थ्री पोलर प्रोसेस है, ट्रीपोलर प्रोसेस है, जिसमें तीन ध्रुव होते हैं, एक आपका टीचर, दूसरा स्टूडेंट, और तीसरी सोसाइटी। और उन्होंने बताया कि एजुकेशन तभी कंप्लीट है अगर आप इस तरह की एजुकेशन देते हो जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो। अगर आपकी जो एजुकेशन है वो सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है तो आपकी एजुकेशन इनकम्प्लीट है। अगर आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहते हो तो आपकी एजुकेशन ऐसी हो कि टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाए, और जो वो चीज़ अपने स्टूडेंट को पढ़ाए वो अपनी सोसाइटी में यूज़ करे उसे। ठीक है, वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में काम आए। ठीक है, जिसने बोला है all education proceed by the participation of the individual in the social conscience for the race। education is a three dimensional process। ठीक है, क्या बताया इसने कि भाई जो आपकी एजुकेशन है वो आपकी
सोसाइटी में यूज़ होनी चाहिए, सोसाइटी में उसका इंडिविजुअल पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि जो आपका ट्रू पोलर प्रोसेस है वो एडम्स ने बनाया, और जो थ्री पोलर प्रोसेस बताया है एजुकेशन का वो जॉन डेवी ने बताया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, इम्प्रेशन फॉर्म्ड बाय पेरेंट्स इन्फ्लुएंस चाइल्ड एजुकेशन इज कॉल्ड। जो इम्प्रेशन फॉर्म होता है, मतलब कि जो आपके बच्चों के दिमाग में इम्प्रेशन बनता है पेरेंट्स की वजह से, ठीक है, उसको आप एजुकेशन के अंदर किस नाम से जानते हो? नेचुरल डेवलपमेंट के नाम से, या हेरिडिटरी इफेक्ट के नाम से, या ऑप्शन नंबर सी है इन्वायरमेंट इफेक्ट के नाम से, या ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी अबव। वेरी गुड, कौन सा इफेक्ट होता है? वो हेरिडेटरी इफेक्ट होता है। तो देखिए, जो इम्प्रेशन हमारे दिमाग में हमारे मम्मी पापा की छवि की वजह से बन रहा है, मतलब कि अगर एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, बाय द वे, अगर आपके घर में एक आस्तिक सा माहौल बना हुआ है, आपके माता पिता जो है बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास रखने वाले हैं, ठीक है, तो जो उनके बच्चे होते हैं आगे वो भी कैसे होते हैं? भगवान को मानने वाले होते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान पे आस्था रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक वंशानुगत चल पड़ी, जो मतलब कि जो गुण हमारे मम्मी पापा में था वही गुण हमारे अंदर आ गया। आपने देखा कईयों के माता पिता बहुत ज़्यादा शरीफ और शांत स्वभाव के होते हैं, तो उनके बच्चे भी शरीफ और शांत स्वभाव के होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आपके मम्मी पापा में बहुत अच्छे गुण हैं तो आपके बच्चे में भी अच्छे गुण होते हैं। ठीक है, तो जो ये अच्छे गुण होते हैं, जो हमारे पास अच्छी आदतें होती है, अच्छे इंप्रेशंस होते हैं, या फिर जो वंशानुगत आदतें हैं जो आपको मिला है वंश की तरफ से, उसको हम हेरिडेटरी इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज। आपने बतानी है कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है एजुकेशन को लेकर। आप बोल सकते हो उसको पश्चिमी विचारधारा क्या है एजुकेशन को लेकर। ऑप्शन नंबर ए है, एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग एंड नॉन स्टॉप प्रोसेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। ऑप्शन नंबर बी, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन एंड पावर ऑफ चेंज आवर नेचर बाय tenfold progress of our physical, mental, intellectual and spiritual power and ability। ऑप्शन नंबर सी है both A and B, और ऑप्शन नंबर डी है none। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है एजुकेशन का? वेरी गुड। तो वेस्टर्न बोलते हैं कि एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जब तक आदमी की ग्रोथ होती रहेगी तब तक ये प्रोसेस भी चलता रहेगा, ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। ठीक है, कौन बोलते हैं? ये वेस्टर्न वाले बोलते हैं। ठीक है, कि एजुकेशन एक लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है, जब तक ह्यूमन की ग्रोथ होती रहेगी एजुकेशन का प्रोसेस भी चलता रहेगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु सेड दिस रिलीजन इज द इनर मोस्ट कोर ऑफ एजुकेशन। ये किसने कहा है कि रिलीजन जो है इनर मोर कोर होती है आपकी एजुकेशन की? वेरी गुड, आपके विवेकानंद जी ने कहा है। विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि एजुकेशन की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो आपका रिलीजन है, वो आपका धर्म है। आप धर्म से बहुत सी शिक्षाओं को सीखते हो। ठीक है, अब हमारी एक बात आती है, हम धर्म को तो मानते हैं पर धर्म की नहीं मानते हैं।
धर्म के अंदर, रिलीजन के अंदर बहुत सी अच्छी बातें हमें बताई होती है, उनका पालन तो हम नहीं करते, बट हम रिलीजन को ज़्यादा मानते हैं। पर आपके विवेकानंद क्या कहते हैं कि रिलीजन के अंदर जो आपको शिक्षा दी गई है ना, वही तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है, वही तो आपकी इनर मोस्ट कोर है आपकी एजुकेशन की। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु सेड दिस, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड एंड लास्टिंग टू द एंड ऑफ लाइफ। डेविड ने कहा, या फिर जॉन डेवे ने कहा, एडम्स ने कहा, या प्लेटो ने कहा। अगर आपको पता है कि इसमें से वेस्टर्न कौन सा है तो आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी पढ़ा ना हमने कि पश्चिमी लोगों की विचारधारा है एजुकेशन को लेकर कि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जब तक ह्यूमन की ग्रोथ होती रहेगी तब तक आपकी एजुकेशन भी चलती रहेगी। तो सेम यहाँ पे भी यही बोला है कि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो आपके बचपन से शुरू होकर आपके एंड ऑफ द लाइफ तक चली रहती है। वेरी गुड। तो आपके प्लेटो कहते हैं कि जो आपकी एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यू एजुकेशन इज अ डिसिप्लिन विद ओन फीचर एंड फैक्टर प्रमोटेड। ऑप्शन नंबर ए है, मोर नॉलेज इज द की एम। ऑप्शन नंबर बी, एंड कंसंट्रेटिंग on deep study, investigation and research for human sharpening. Option number C है, to push ready-made knowledge into the mind of a child. Option number D, restricted mental development and class performance. वेरी गुड। किस चीज़ को प्रमोट करता है? कंसंट्रेशन और डीप स्टडी, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च फॉर ह्यूमन शार्पिंग। ठीक है, क्या करता है ये आपको डीप स्टडी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए और रिसर्च के लिए और आपके दिमाग को शार्प करने के लिए प्रमोट करता है। कौन? आपकी न्यू एजुकेशन। ठीक है, जो कि आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड है और आपको कौन से फीचर और फैक्टर प्रमोट करने के लिए कहता है कि आप डीप स्टडी कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, रिसर्च कीजिए और एक ह्यूमन की तरह शार्प बनिए। ठीक है, तो हमारा आंसर यही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, न्यू कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इज। आपको बताना है कि एजुकेशन का न्यू कंसेप्ट क्या है। ऑप्शन नंबर ए है गिविंग इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोवाइडिंग नॉलेज, ऑप्शन नंबर सी है टीचिंग ओनली, ऑप्शन नंबर डी है डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी एंड सोशल इफिशिएंसी। एजुकेशन का न्यू कंसेप्ट क्या है? आपको इंस्ट्रक्शन देना ही है, या फिर आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाना है, या फिर सिर्फ आपको पढ़ाना है, या फिर आपकी टोटल पर्सनैलिटी डेवलप करनी है जो आपकी सोशल के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए भी इफ़ेक्टिव हो, आपके अंदर सोशल इफ़िशिएंसी हो। सोशल इफिशिएंसी मतलब सामाजिकता का विकास हो आपके अंदर, सामाजिक क्षमता का विकास हो। वेरी गुड। तो आपका एजुकेशन का न्यू कंसेप्ट है डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी एंड सोशल इफिशिएंसी। तो न्यू कंसेप्ट यही है हमारी एजुकेशन का आज की डेट में कि हम टोटली अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करें और सोशल इफिशिएंसी को बढ़ाएं। ठीक है, अपनी सामाजिक क्षमता को बढ़ाएं। ठीक है, अब आप बोलेंगे, आपने इस चीज़ को देखा भी होगा, स्कूल के अंदर भी आपको पर्सनैलिटी से रिलेटेड बहुत से कार्यक्रम आपकी इंस्टीट्यूट के अंदर चलाए जाते थे।
ठीक है। आपको बताया जाता था आपने किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, किस तरह से सोसाइटी के साथ आपने सोशली कंटेक्ट करना है वगैरह वगैरह आपको सिखाए जाते थे। तो वो सब किस में आ जाती है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है कि हमने किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से रहना है, किस तरह से अपने मॉरलिटी को आगे रखना है, किस तरह से अच्छे तरीके से किस तरह से सोचना है। मतलब कि हमें हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है जो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, ठीक है। तो हमारी एजुकेशन का न्यू कंसेप्ट भी यही है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को टोटली डेवलप करें और सोशल एफिशिएंसी को बढ़ाएं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रेलेवेंट नहीं है आपके प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर। ऑप्शन नंबर ए है, क्रैमिंग इज इंस्पायर्ड, इट्स सून फॉरगेटिंग एंड नॉट यूजफुल फॉर द टास्क ऑफ लाइफ। जो रटना है भाई वो एक इंस्पायर करने का तरीका है और ये सून फॉरगेटिंग, ये जल्दी भूल जाने वाला है और ज़्यादा यूज़फुल नहीं है हमारे लाइफ के टास्क के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर बी है, प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर एग्ज़ाम, या फिर आपको चाइल्ड को प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। या फिर रेडीमेड डोज ऑफ नॉलेज आर फोर्स्ड इन द चाइल्ड माइंड। या फिर आपको जो रेडीमेड नॉलेज है उन सब चीज़ों को बनाकर एक डोज की तरह आपको अपने चाइल्ड के माइंड में पुट कर देना है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट, इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन। या फिर आपको अपने चिल्ड्रन की इंटरेस्ट की, इनके इंक्लेशन की, उनकी एबिलिटी को बढ़ाना है, टेक केयर करना है, किसकी, चाइल्ड की। तो आपके इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए कौन सी चीज़ रेलेवेंट नहीं है इसमें से, टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट, इंक्लेशन एंड एबिलिटी ऑफ चाइल्ड। मतलब कि आपको अपने चाइल्ड की इंटरेस्ट की टेक केयर करने की या इनको इंक्लेशन करने की और एबिलिटी करने की ज़रूरत नहीं है किसके अंदर, आपकी प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर, और बाकी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, करिकुलम इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द। करिकुलम का मेन इम्पॉर्टेंट लिंक किसके बीच बना रहता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच, या फिर टीचर एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, या फिर ए और बी दोनों के बीच, या फिर नन। वेरी गुड। तो किसके बीच इम्पॉर्टेंट लिंक बनाता है, आपके टीचर और स्टूडेंट के बीच। करिकुलम का किसके साथ संबंध होता है, एक टीचर के साथ और स्टूडेंट के साथ होता है संबंध, ठीक है। क्योंकि अगर आप बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक करिकुलम तो होगा नहीं अलग अलग क्लासेस के लिए, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग करिकुलम होगा। तो इसलिए करिकुलम का मेन इंपॉर्टेंट लिंक किसके साथ है, आपके टीचर और स्टूडेंट के साथ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक्सीड विद एजुकेशनल टॉयज एंड अदर लर्निंग टास्क इन। आपको बताने की कब आई थी, 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, या 18th सेंचुरी में, या 17th सेंचुरी में। कब मौजूद थी आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जिसमें आप एजुकेशनल टॉयज़ के साथ लर्निंग करते थे। वेरी गुड। 19th सेंचुरी में होता था, 19th सेंचुरी में होता था कि जो आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थी उसमें आप टॉयज़ के साथ में एजुकेशन करते थे। मतलब कि जो टॉय होते थे उनके द्वारा आप अपने स्टूडेंट को लर्निंग करवाते थे, ठीक है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्किनर डेवलप प्रोग्राम लर्निंग आफ्टर डूइंग रिसर्च ऑन एनिमल्स ड्यूरिंग। तो आपके स्किनर ने किस पर रिसर्च की थी, कौन से एनिमल्स पर रिसर्च की थी लर्निंग को लेकर। वेरी गुड, चूहे पे की थी, ठीक है, रैट पे की थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो थी, ठीक है, तो उसने कब दी थी? 1970 में, 1940 में, 1950 में या 1960 में? वेरी गुड, 1960 में की थी, ठीक है, याद है ना आपको। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग टू मेक डिजायरेबल चेंज इन द लर्नर बिहेवियर इज नोन एज अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए है हार्डवेयर अप्रोच, इसको याद रखना है कि आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 है। ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर अप्रोच, ये है आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2। और ऑप्शन नंबर सी है सिस्टम अप्रोच, ये आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 या फिर नन। जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है ना आपकी टीचिंग के, जो आपको लर्निंग के लिए डिज़ायर करते हैं और आपके बिहेव को चेंज करते हैं, उसको आप किस नाम से जानते हैं? वो कौन सी टेक्नोलॉजी को अप्रोच करता है? वेरी गुड, आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को अप्रोच करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के से क्या होता है, मतलब कि जो आपका साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है ना आपका टीचिंग का, जो टीचिंग लर्निंग का, जिससे आप डिज़ायर होते हैं, सीखने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, और आपके लर्निंग बिहेव में चेंज आता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको सॉफ्टवेयर अप्रोच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर अप्रोच एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है यूज़ ऑफ इंजीनियरिंग मशीन इन टीचिंग इज़ नोन एज। जब आप इंजीनियरिंग में मशीन का यूज़ करते हो तो वो टीचिंग किस नाम से जानी जाती है? वो किस टीचिंग को, मतलब कि किस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को अप्रोच करती है? ऑप्शन नंबर ए है हार्डवेयर अप्रोच, ऑप्शन नंबर बी है सॉफ्टवेयर अप्रोच, ऑप्शन नंबर सी है सिस्टम अप्रोच और ऑप्शन नंबर डी है नन। यूज़ ऑफ इंजीनियरिंग मशीन इन टीचिंग, इंजीनियरिंग मशीन का यूज़ आप टीचिंग में कर रहे हो, तो आप उस टेक्नोलॉजी को किस नाम से जानते हो? वेरी गुड, किस नाम से जानते हो? हार्डवेयर अप्रोच के नाम से जानते हो, ठीक है। जब आप टीचिंग के लिए मशीन का यूज़ कर रहे हो तो किस नाम से जानी जाएगी? हार्डवेयर के नाम से जानी जाएगी, हार्डवेयर अप्रोच के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है साइंटिफिकल डिसीजन मेकिंग फॉर द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट कॉमर्स इंडस्ट्री एंड डिफेंस इज नोन एज। उसको भी, उस टेक्नोलॉजी का भी आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास सेम दिए है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच दी है, तो आपने बताना है इसमें कि उसको किस नाम से जाना जाता है। साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग फॉर द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट कॉमर्स इंडस्ट्री एंड डिफेंस इज नोन एज।
साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग के लिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए कॉमर्स और इंडस्ट्री और डिफेंस किसका यूज़ करती है? कौन सी एजुकेशन टेक्नोलॉजी को अप्रोच करती है? वेरी गुड, सिस्टम अप्रोच करती है। ठीक है, सिस्टम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को अप्रोच किया जाता है किस चीज़ के लिए? एक बार देख लीजिए ध्यान से। जब भी आपको एक साइंटिफिकल डिसीजन मेक करना हो, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम को, मतलब कि अपनी प्रॉब्लम को लेकर आपको साइंटिफिकल डिसीजन मेक करना हो, ठीक है, आप मैनेज करना चाहते हो अपनी प्रॉब्लम को, कौन कौन सी प्रॉब्लम, कौन कौन सी फील्ड की प्रॉब्लम, आपकी कॉमर्स से रिलेटेड, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड और आपके डिफेंस से रिलेटेड, तो आप कौन सी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को अप्रोच करते हो? सिस्टम टेक्नोलॉजी, आप सिस्टम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को अप्रोच करते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट स्कूल एज अ सिस्टम इन द इनपुट आर। ठीक है, इसमें क्या बताना है आपने? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो आपके स्कूल में एज ए सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, उसके लिए कौन कौन से इनपुट होते हैं? ठीक है, दिस इज इनपुट आर। ऑप्शन नंबर ए, स्कूल बिल्डिंग, फर्नीचर एंड टीचर। ऑप्शन नंबर बी, वेरियस मेथड, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज, टीचिंग एंड एग्जाम बाय यूजिंग AVAS। ऑप्शन नंबर सी, एबिलिटी ऑफ लर्नर्स। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड, तो कौन से इनपुट है आपके? स्कूल बिल्डिंग, फर्नीचर एंड टीचर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डेवलप। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किस चीज़ को डेवलप करती है? ऑप्शन नंबर ए है कॉग्निटिव डोमेन्स ओनली। ऑप्शन नंबर बी है अफेक्टिव डोमेन्स ओनली। ऑप्शन नंबर सी है बोथ कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन्स दोनों, या फिर नन। डोमेन बोलते हो आप इनको, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, या फिर कॉग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन। किसको डेवलप करती है आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? वेरी गुड, कॉग्निटिव डोमेन को डेवलप करती है। ठीक है, कॉग्निटिव किससे रिलेटेड है? आपका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर से रिलेटेड है। ठीक है, संज्ञात्मक डोमेन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर लर्नर डेवलपमेंट। आपने अगर इंटरेक्शन बनाई रखनी है टीचर और लर्नर के बीच में, तो किस चीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है? अफेक्टिव डोमेन को, या फिर कॉग्निटिव डोमेन को, या फिर दोनों को, या फिर नन को? किसी को भी नहीं या वेरी गुड, अगर आपने टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन को बनाए रखना है, तो आपको कौन से डोमेन का यूज़ करना पड़ता है? कौन से डोमेन को डेवलप करना पड़ता है? अफेक्टिव डोमेन को डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, ET1 इंक्लूड। ET1 क्या था हमारा? हार्डवेयर, हार्डवेयर था ना?
हार्डवेयर अप्रोच कर रहा था। हार्डवेयर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, ऑप्शन नंबर ए है सिनेमा, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, सीसीटीवी, वीडियोस एक्सेट्रा, या फिर टीचिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म, प्रिंसिपल मेथड एंड टेक्निकल ऑफ टीचिंग, या ऑप्शन नंबर सी है स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स डेवलपमेंट, या ऑप्शन नंबर डी है नन। वेरी गुड। तो आपके हार्डवेयर कौन कौन से इसमें, सिनेमा, रेडियो, टेप रिकॉर्ड, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, सीसीटीवी, वीडियोस एक्स्ट्रा। तो 81 के अंदर यही चीज़ आ गई आपकी। 81 किससे रिलेटेड थी आपकी, हार्डवेयर से रिलेटेड थी, ठीक है, हार्डवेयर अप्रोच कर रही थी वो। तो फिर उसके अंदर आपके पास आंसर क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिनेमा, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, सीसीटीवी, वीडियोस एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है ग्रुपिंग ऑफ टीचिंग सिचुएशन, वर्किंग टूल, न्यू अप्रोच विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग लर्निंग बिहेवियर इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, सर्बिनिटीज, सिस्टम एनालाइज, या फिर अबाउ ए और सी। वेरी गुड। क्या है आपका आंसर, अब ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ग्रुपिंग ऑफ टीचिंग सिचुएशन, वर्किंग टूल्स, न्यू अप्रोच विद लर्निंग, प्रिंसिपल फॉर चेंजिंग लर्निंग बिहेवियर इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है डैश साइकोलॉजी ब्रिंग विजुअल चेंज बाय कंट्रोलिंग द लर्नर्स बिहेवियर, कंसीडर द डायनेमिक फीडबैक एंड सेल्फ रेगुलेशन। आपको बताना है डैश साइकोलॉजी ब्रिंग विजुअल चेंज बाय कंट्रोलिंग द लर्नर्स बिहेवियर, कंसीडर द डायनेमिक फीडबैक एंड सेल्फ रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमन, ऑप्शन नंबर बी है साइबरनेटिक, ऑप्शन नंबर काइबरनेटिक, या ऑप्शन नंबर सी है चाइल्ड, ऑप्शन नंबर डी है टीचर। वेरी गुड। तो क्या है, साइबरनेटिक साइकोलॉजी ब्रिंग विजुअल चेंज बाय कंट्रोलिंग द लर्नर्स बिहेवियर, कंसीडर द डायनेमिक फीडबैक एंड सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश एनालाइज अ साइंटिफिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस टू फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर अराइजिंग प्रॉब्लम एंड सो कंट्रोलिंग द लर्नर बिहेवियर्स। ऑप्शन नंबर एक है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर बी है साइबरनेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी है सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी है अबाउ ए एंड सी। Very good. System analysis is a scientific problem solving process to find out solution for arising problem and so controlling the learner behavior. इसके अंदर क्या बता रहा है, जो सिस्टम एनालाइज है आपकी, वो साइंटिफिक प्रॉब्लम की को
प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस है और फाइंड आउट करता है आपके सॉल्यूशन को कि आपको किस तरह से आपकी प्रॉब्लम अराइज हुई थी और उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। और ये सब किस चीज़ को सिखाई जाती है, एक लर्निंग बिहेवियर के अंदर लाई जाती है, किसके ज़रिए, सिस्टम एनालाइज के ज़रिए। ठीक है, सिस्टम एनालाइज के ज़रिए एक लर्नर के बिहेव में किस तरह के चेंज लाए जाते हैं, क्या चीज़ सिखाई जाती है कि किस तरह से आपको साइंटिफिकली अपने प्रॉब्लम को पहले पहचानना है और फिर उसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रोसेस, पर्पस, प्रोसेस एंड कंटेंट आर 3 कंपोनेंट ऑफ। आपका पर्पस, आपका प्रोसेस एंड कंटेंट किस चीज़ के 3 कंपोनेंट है, सिस्टम एनालाइज के, या इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के, या प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के, या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। वेरी गुड। तो सिस्टम एनालाइज के 3 कौन से कंपोनेंट है, आपके प्रोसेस, पर्पस और कंटेंट। ठीक है, सिस्टम एनालाइज के 3 महत्वपूर्ण कंटेंट है, कंपोनेंट है, मतलब कि पार्ट है। सिस्टम एनालाइज के 3 महत्वपूर्ण पार्ट है, एक पर्पस, दूसरा प्रोसेस और तीसरा कंटेंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, द स्टूडेंट सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय पुटिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर दैट रिक्वायर्ड original creating thinking is known as। जो आपका स्टूडेंट होता है वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बहुत तरह की इंफॉर्मेशन लेकर। ठीक है, और वो किस किस चीज़ को रिक्वायर करता है, अपनी ओरिजिनलिटी को, क्रिएटिविटी को और थिंकिंग को। तो आप उसको किस नाम से जानते हो, इवैल्यूएशन के नाम से, या कॉम्प्रिहेंशन के नाम से, या एनालाइज के नाम से, या सिंथेसाइज के नाम से। वेरी गुड, किस नाम से जानते हैं, सिंथेसिस के नाम से जानते हो। ठीक है, तो अब देखिए कि क्या बता रहा है आपको क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें बता रहा है कि जब एक स्टूडेंट होता है और वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होती है उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, बाय द वे उसको कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कोई इन्फॉर्मेशन लेगा, कोई क्रिएटिविटी करेगा, कोई ओरिजिनल चीज़ के बारे में सोचेगा। ठीक है, थिंक करेगा, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, द स्टूडेंट मेक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जजमेंटल अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड इज नोन एज। देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो मेक कर रहा है अपनी क्वालिटी के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से वो किसी चीज़ को जजमेंटल कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो स्टैंडर्ड होता है इस चीज़ को जज करने का, उसको हम किस नाम से जानते हैं, इवैल्यूएशन के नाम से, कॉम्प्रिहेंशन के नाम से, या एनालाइज के नाम से, या नॉलेज के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम अपने लर्नर के स्टैंडर्ड को, जब वो किसी चीज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी को जज कर रहा है। वेरी गुड, इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन के ज़रिए ही तो उसको फ़र्क समझ आ रहा है कि क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, किस तरह से जजमेंट करनी है। तो वो क्या करता है, इवैल्यूएशन कर रहा होता है। ठीक है, तो जो ये स्टैंडर्ड होता है हमारे ट्रेनिंग का, उसको भी हम किस नाम से जानते हैं,
इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, द स्टूडेंट सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग द नॉलेज एंड एप्रोप्रिएट जनरलाइजेशन इज नॉन एज। जो एक स्टूडेंट है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है अपनी नॉलेज से और फिर एप्रोप्रिएट जनरलाइजेशन से कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम किस नाम से जानते हैं? एप्लीकेशन के नाम से, कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग के नाम से, एनालाइज के नाम से या नॉलेज के नाम से। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है अपनी नॉलेज के हिसाब से, ठीक है, और एप्रोप्रिएट जनरलाइजेशन के हिसाब से जो ज़रूरी है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड, किस नाम से जानते हैं? एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप ये इजी से क्वेश्चन है, आपकी समझ में आ रहे होंगे। द स्टूडेंट रिकॉल और रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन इज नोन एज। कोई स्टूडेंट रिकॉल कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है अपनी इंफॉर्मेशन को, तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? एप्लीकेशन के नाम से, कॉम्प्रिहेंशन के नाम से, नॉलेज के नाम से या फिर एनालिसिस के नाम से। वेरी गुड, नॉलेज के नाम से जानते हैं। जब कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो किसी चीज़ को रिकॉल कर रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? नॉलेज के नाम से जानते हैं। अब आपके दिमाग में रिकॉल को लेकर और भी ऑप्शन आए होंगे कि हम इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में बनी रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जब कोई इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में बनी हुई है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर्ड है और हम कोई और इन्फॉर्मेशन देते हैं और जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं? वो रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? हमारी रिकॉलेशन कहलाती है, रिकलेक्शन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? रिकलेक्शन कहलाती है। बट अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर है और वो लंबे टाइम तक स्टोर है, तो आप उसको किस नाम से जानते हो? रिटेंशन के नाम से जानते हो। और एक जो स्टूडेंट है वो इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? नॉलेज के नाम से, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टूडेंट सेपरेट इंफॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट पार्ट इज नोन एज। ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट है वो अपनी इंफॉर्मेशन को सेपरेट करता है, ठीक है, और कंपोनेंट पार्ट में डिवाइड करता है इनटू कंपोनेंट पार्ट्स, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? एप्लीकेशन के नाम से, नॉलेज के नाम से या फिर कॉम्प्रिहेंशन के नाम से या फिर एनालाइज के नाम से। स्टूडेंट क्या कर रहा है? अपनी इंफॉर्मेशन को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कंपोनेंट पार्ट में उसको डिवाइड कर रहा है, तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड, किस नाम से जानते हैं? एनालाइज के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब एक स्टूडेंट है वो किसी चीज़ को एनालाइज कर रहा है, एनालाइज करते हुए क्या सोचता है, क्या करते हैं हम हर चीज़ को सेपरेट करते हैं ना। जैसे बाय द वे अभी मैंने बोला कि ये हमारा रिकॉल है, ये हमारा रिटेंशन है और ये हमारी नॉलेज है, तो मैंने क्या किया? तीनों चीज़ों को सेपरेट रख दिया, ठीक है। तो वो क्या किया? मैंने एक एनालाइज कर दिया उनको, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ठीक है। तो ये चीज़ करनी क्या कहलाती है? सेपरेटेशन करनी क्या कहलाती है? एनालाइज कहलाती है। किसी चीज़ को एनालाइज करना कहलाते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को जानना डीपली, पहले उस चीज़ को जानना, फिर अलग अलग तरीके से उसको रखना ताकि उसके बीच में कोई कंफ्यूज ना हो। इस तरह से हम एनालाइज करते हैं हर चीज़ को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, द स्टूडेंट चेंज इंफॉर्मेशन इनटू अ डिफरेंट सिंबॉलिक फ्रॉम और लैंग्वेज इज नोन एज। स्टूडेंट क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट सिंबल में और लैंग्वेज में, तो हम उसको किस नाम से जानेंगे?
एप्लीकेशन के नाम से, नॉलेज के नाम से, कॉम्प्रिहेंशन के नाम से, या एनालाइज के नाम से? वेरी गुड, कॉम्प्रिहेंशन के नाम से जानते हैं। जब कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर रहा है, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिंबल दे रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लिख रहा है, तो उसको उस चीज़ से रिलेटेड कोई अंडरस्टैंडिंग है ना, कोई अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर है, कोई चीज़ की अच्छी समझ उसके अंदर है, तभी तो वो ऐसा कर पा रहा है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? अंडरस्टैंडिंग के नाम से जानते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के नाम से जानते हैं। जब एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, किसी इंफॉर्मेशन को चेंज कर रहा है, अलग अलग सिंबल में लिख रहा है, अलग अलग लैंग्वेज में लिख रहा है, तो या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? अंडरस्टैंडिंग के नाम से जानते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना, क्या पता ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, अफेक्टिव प्रोसेस रेफर टू। आपका अफेक्टिव प्रोसेस किस चीज़ को रेफ़र करता है? आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग स्टेटस को, या आपके मूड को, या फिर ऑल ऑफ द अबव को? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपके इमोशंस को भी रेफ़र करता है, आपकी फीलिंग स्टेटस को भी रेफ़र करता है, और आपके मूड को भी रेफ़र करता है। ठीक है, अफेक्टिव प्रोसेस किस किस चीज़ को रेफ़र करता है? आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग स्टेटस को, कि आपके इमोशन किस तरह के हैं अभी, और सेकंड है कि आप फीलिंग स्टेट, आपकी किस तरह का फीलिंग स्टेटस है, आप अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, साथ ही साथ आपका मूड कैसा है, अच्छा है, बुरा है। तो ये सब किस चीज़ को प्रेफर कर रहा होता है? कौन इसको प्रेफर कर रहा होता है? आपका इफेक्टिव प्रोसेस प्रेफर कर रहा होता है। ठीक है, आप कितने इफेक्टिव है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, कॉग्निटिव प्रोसेस रेफर टू द मेंटल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इन दी इन्वॉल्व इन। जो आपका कॉग्निटिव प्रोसेस है वो आपका मेंटल स्ट्रक्चर से जुड़ा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वो कौन से प्रोसेस से जुड़ा है, आपकी कौन सी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है, आपकी थिंकिंग, या अंडरस्टैंडिंग, या इंटरप्रेटिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव? वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव। जहाँ पे आपकी कॉग्निटिव की बात आए, कॉग्निटिव होता है आपका संज्ञात्मक, और ये किससे जुड़ा होता है? आपके इंटेलेक्चुअल बिहेवियर से जुड़ा होता है, मानसिकता से जुड़ा होता है। तो जब कोई चीज़ आपके दिमाग से जुड़ी है तो आप क्या करते हो, उस चीज़ को पहले सोचते भी हो, उसको अंडरस्टैंड भी करते हो, और उसकी इंटरप्रेटिंग प्रिंटिंग भी करते हो, प्रिंटिंग भी करते हो, इंटरप्रेटिंग मतलब अलग अलग भी करते हो किसी चीज़ को। तो ये सब चीज़ों का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑल ऑफ द अबव हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा? कॉग्निटिव प्रोसेस रेफर टू द मेंटल स्ट्रक्चर। किस चीज़ को रेफर कर रहा है आपका कॉग्निटिव प्रोसेस? आपके मेंटल स्ट्रक्चर को प्रेफर कर रहा है। और किस चीज़ को प्रोसेस, किस चीज़ की प्रोसेस इन्वॉल्व है इसके अंदर? किस चीज़ की प्रोसेस इन्वॉल्व है? आपकी थिंकिंग की, आपकी अंडरस्टैंडिंग की, आपकी इंटरप्रेटिंग की। ठीक है, किससे है ये सब चीज़ें? आपकी किस में है? कॉग्निटिव प्रोसेस में। ठीक है, मेंटल स्ट्रक्चर के अंदर आती है। मेंटली आप किसी चीज़ को सोचते हो, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो, किसी चीज़ की इंटरप्रेटिंग करते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन स्किल इज़ अ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। आपकी केस स्टडीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्वायरी, या डेमोस्ट्रेशन?
वेरी गुड। तो कौन सी आपकी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन? आपकी डेमोस्ट्रेशन है, ठीक है। केस स्टडी के लिए तो आपको बहुत टाइम लगता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आपको टाइम तो लगता ही है, और वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ही होती है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनली आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ना ही इंक्वायरी को आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली किस चीज़ को कर सकते हो? डेमोस्ट्रेशन को कर सकते हो, ठीक है। और डेमोस्ट्रेशन ही हमारी स्टडी से रिलेटेड है मैक्सिमम। और क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन स्किल इन अ इंडिपेंडेंट स्टडी? आपकी इंडिपेंडेंट स्टडी से रिलेटेड कौन सी है? आपकी ऐसे है, या फिर आपकी ड्रिल और प्रैक्टिस है, या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग है, या फिर रोल प्लेइंग है? कौन सी इंस्ट्रक्शन स्किल है आपकी इंडिपेंडेंटली स्टडी, जिसको आप इंडिपेंडेंट होके करते हो, स्वतंत्र होके करते हो? एसेज है, ठीक है। एसेज मतलब कि आप किसी चीज़ को करते हो, डीपली किसी चीज़ को करते हो, इंडिपेंडेंटली किसी चीज़ को करते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, लो लेवल ऑफ लर्नर इन्वॉल्वमेंट अकर इन? जो आपके लर्नर होते हैं उनकी लो लेवल की इन्वॉल्वमेंट किसके अंदर होती है? लेक्चर के अंदर, रोल प्ले के अंदर, या फिर स्टोरी टेलिंग के अंदर, या फिर डिबेट्स के अंदर? वेरी गुड। लो लेवल की इन्वॉल्वमेंट किस में होती है लर्नर की? लेक्चर के अंदर। और लेक्चर के अंदर हाई लेवल की इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है? इंस्ट्रक्टर की, टीचर की, ठीक है। तो यही देख लीजिए, हाई लेवल ऑफ लर्नर इन्वॉल्वमेंट, और लर्नर की हाई लेवल की इन्वॉल्वमेंट किसके अंदर होती है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर, डेमो के अंदर, या फिर कंप्यूटर बेस्ड ट्यूटोरियल्स के अंदर, या फिर कंप्यूटर बेस्ड ड्रिल्स के अंदर। अब लर्नर की आपको हाई इन्वॉल्वमेंट बतानी है, हाई लेवल की इन्वॉल्वमेंट बतानी है। लो की है आपकी लेक्चर। वेरी गुड। तो प्रोजेक्ट बेस्ड जो लर्निंग होती है उसमें हमारे लर्नर की हाई लेवल की इन्वॉल्वमेंट होती है, ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं हमारे, ठीक है। तो ज़्यादातर वर्क किस में करता है लर्नर? जो प्रोजेक्ट होगा, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहेगी, काफ़ी कुछ सीखेगा, काफ़ी कुछ नया सीखेगा, करेगा नए नए काम को। तो हमारा आंसर क्या है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, एक्सपेंडिट ऑफ बिहेवियर टेक्नोलॉजी इज? किसने बनाई है ये आपकी? स्किनर ने, लुम्सडेल ने, डेविड ने, हर्बर्ट ने? हर्बर्ट ने। वेरी गुड, स्किनर ने बनाई है, ठीक है। स्किनर के बारे में हमें अभी भी पढ़ा। तो उसने कौन सी बिहेवियर टेक्नोलॉजी बनाई है? एक्सपोनेंट बनाई है, जिसके अंदर उसने चूहे का यूज़ किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, एक्सपोनेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज? ये किसने बनाई है? डेविड ने, या मॉरिसन ने, लुम्सडन ने, या फ्लेंडर ने? आपकी लुम्सडन ने बनाई है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है, ये है ना एक्सपोनेंट ऑफ बिहेवियर टेक्नोलॉजी, एक्सपोनेंट ऑफ बिहेवियरल
टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? आपकी स्किनर ने। और एक्सपोनेंटल और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? लूम्सडम ने बनाई है। ठीक है, बिहेवियर इंस्ट्रक्शनल का फ़र्क है दोनों के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 49 है एक्सपोनेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। एक्सपोनेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? आपके हार्वर्ड ने बनाई है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ड ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी इज़। आपकी जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है वो उसका बेस क्या है? साइकोलॉजिकल साइंटिफिक, या फिर साइकोलॉजिकल, या फिर साइकोफिजिकल, और क्लासिकल एंड साइकोलॉजिकल, या फिर ए और बी दोनों? तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसको मैंने गलत पढ़ा था। फिलोसफिकल एंड क्लासिकल एंड साइकोलॉजिकल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन टीचिंग टेक्नोलॉजी। आपकी टीचिंग टेक्नोलॉजी का बेस क्या है? आपकी साइकोलॉजिकल, क्लासिकल और फिलोसफिकल। ठीक है, इसको मैंने लास्ट से आगे की तरफ पढ़ा है। तो इसके साथ हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है। जिन जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है आप उनके बारे में बात करें, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपकी इच्छा है तो स्किल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी अगर वीडियो आपको समझ नहीं आई है तो आप बताइए, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि हमने जो डाउट सेशन कंप्लीट करना है, जो जो क्वेश्चन आपके रहते हैं उसको हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मुझे ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और स्किल मास्टर से जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है, तो मिलते हैं शाम के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे।